हेलो एवरीवन। अब हम लोग आज न्यू क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़ा आगे एक्सेलरेट करते हैं अपने आप को। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब वो ये बोल रहा है इस सी की वैल्यू का हमें क्या बताना है, इस सी का एक्सेलरेशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और इस क्वेश्चन पे एक्चुअल में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्मेट बताना है। ठीक, तो सबसे पहली बात अगर ये कहा जाए कि मेरे पास इस ब्लॉक ऑफ में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये पहला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ जो कि किसके इक्वल है, एक्स ए के इक्वल है। किसके इक्वल है? एक्स ए के इक्वल है। और आप ये देखिए ए और सी दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, तो इस डायरेक्शन में इस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा जो कि मेरे पास कितना होगा, ए आई, या फिर हमें डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं मैं पहले, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना है मेरे पास, एक्स ए आई कैप। ठीक है, दूसरे फॉर्मेट से आप ये देखिए, ये स्ट्रिंग भी इससे कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई एक्स से, और ये स्ट्रिंग ऑफ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी, एक्स से। तो ये भी स्ट्रिंग का यहाँ से यहाँ तक ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जितना पोर्शन ऑफ ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया होगा उतना ही पोर्शन इसमें कनेक्टेड ऑफ स्ट्रिंग भी गई होगी, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना होगा, एक्स से होगा। बट अभी ये आई नहीं है, एक्चुअल में ये एक्स ए और एक्स ए का समेशन, ये एक्स ए और ये एक्स ए का समेशन ये मेरे पास सी के इक्वल है। ये मेरे पास, अब मैं ये कहूं तो सी का जो डिस्प्लेसमेंट वो किस साइड है, डाउन साइड है। तो एक्स सी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग से उतना ही अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट नीचे पहुंचाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक गया तो ये एक्स ए हुआ, अब ये एक्स ऑफ पोर्शन यहाँ पहुंचा, और सिमिलर ओ पुली भी तो यहाँ पर कनेक्टेड है डिस्प्लेसमेंट की एक्स से, और पुली का यही ऑफ सेम स्ट्रिंग यहाँ पहुंच रहा है, तो ये कितना नीचे गया होगा, एक्स से। अब उसी तरह से एकदम सिमिलर ओप वाले फॉर्मेट में ये ब्लॉक भी इधर डिस्प्लेसमेंट किया होगा, कौन सा, एक्स भी। तो स्ट्रिंग इसमें भी दो पोर्शंस पे कनेक्टेड है, तो यहाँ से यहाँ हुआ होगा एक्स बी, और यहाँ से यहाँ तक इस पुली के थ्रू भी कितना हुआ होगा, एक्स बी। कितना हुआ होगा, एक्स बी और एक्स बी। क्वेश्चंस पे गिवन है ए की डायरेक्शन इधर है और बी की डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स सी का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ये सभी के डिस्प्लेसमेंट के समेशन के इक्वल ऑफ डिस्प्लेसमेंट सी का हुआ, और सी का डिस्प्लेसमेंट वेट के कारण, किसके कारण, एमजी ऑफ फोर्सेस के कारण किस साइड हो रहा होगा, डाउन साइड हो रहा होगा। तो अगर मैं इसे टू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा इस वाली केसेस में, यहाँ पे होगा 2x ए का मेरे पास कितना हो जाएगा 2a प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, बट ये दोनों ऑफ डायरेक्शन में ये मेरे पास किस साइड है, डाउन साइड है, तो ये माइनस ऑफ कौन सा हुआ, जे कैप, तो ये माइनस ऑफ आया। ठीक है, ये माइनस ऑफ जे कैप हुआ। उसी तरह से सिमिलर अगर मैं बात करूं ये एक्स से, इस ब्लॉक से ये कनेक्टेड पोर्शंस के कारण ये सी कैसा जा रहा होगा, आगे की डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो रहा होगा। तो ये मेरे पास जो एक्स ए है ये कौन सा है, एसी ऑफ ब्लॉक का ही है, सॉरी ये कौन सा है, ये मेरे पास एक्स ही है, बट किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव आई की डायरेक्शन में। तो इसको अगर टू टाइम डिफरेंशिएट किया तो ए सी आई इज इक्वल टू ए आई। ठीक है, तो अब मैं अगर इस चीज को देखूं, या इस ए को आपके भी इस क्वेश्चन पे लिखा है ए का फॉर्मेट, तो मैं इसे कैसा कर देता हूं, ए ही लिख देता हूं सिर्फ, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए आई कैप है। तो आपको ये मालूम है कि जो सी का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ सी का आई कैप, और ये मेरे पास नीचे की डायरेक्शन में मतलब ए सी जे कैप होगा। तो आपको वैल्यू पुट करना है, ए सी आई कैप की वैल्यू ए आई है और ए सी जे कैप की वैल्यू है माइनस ऑफ 2a। या आप माइनस हटा देना, मैं डायरेक्टली वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पता चला किसी लोग ने, कोई कोई क्या करता है ना कि ये वाली वैल्यू को डायरेक्टली वो इसके इक्वल ऑफ लिख देता है, पता चला माइनस भी पुट कर दिया, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो वो एक्चुअल में जो वैल्यू है ये वाली फॉर्मेट वो माइनस ऑफ ए सी जे की वैल्यू है। तो ये प्लस भी अगर आप लिखे तो माइनस ए सी जी की वैल्यू माइनस के साथ है 2a प्लस 2b जे कैप। मतलब इसका ये हुआ कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारे पास, ए है। कौन सा करेक्ट है, ए है। ठीक है,
कुछ ज्यादा ये ऑप्शंस पिछले क्वेश्चन से इस वाले में सही हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑफ वाले में पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी, बोला है कि इस ब्लॉक ऑफ बी का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि इस बी का ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा। तो देखिए, अगर मैं इस ब्लॉक ऑफ ए के एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये इस डायरेक्शन में है, इस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल से कितने के एंगल पे प्रेजेंट है, ये ए हुआ, इसका एंगल ऑफ कौन सा हुआ, अल्फा 1। अब देखिए, अगर ये नीचे आना स्टार्ट हुआ तो ये बी वाला पोर्शन तो धीरे धीरे ऊपर की डायरेक्शन पे जाना चाहेगा और ये इसी सरफेस के अलोंग इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या बोला, एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये बी ऑफ की डायरेक्शन इधर ही होगी, बट ये इससे हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल, आप ये देखो यहाँ पे अल्फा 2 है, तो ये वाले भी हॉरिजॉन्टल से कितना ही एंगल बना रहा होगा, अल्फा 2 हो गया। ठीक है, तो अब अगर इस वाली केसेस में ये बोला है तो दो ऑफ एक्सेलरेशन आपको दिखेंगे, एक इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा a2, कितना हो गया होगा, सुन, इस डायरेक्शन में आपके पास कितना हो गया होगा, ये इस डायरेक्शन में a है ना, a का कंपोनेंट हुआ a cos अल्फा 1 और दूसरा कौन सा हुआ आपके पास a, आप जानते हो ये कितना हुआ, a साइन अल्फा 1। सिमिलर ऑफ वाले फॉर्मेट में अगर बात की जाए तो एक्चुअल में आपको ये फील जरूर ऐसा हो रहा है कि ये मेरे पास ये जो बी ऑफ अमाउंट है ये इस तरह से ऑफ जा रहा है, लेकिन अगर आप इसकी बात की जाए तो चलिए आपको ये देखना है, तो उसके बाद उसी तरह से बी का कंपोनेंट कितना हुआ, बी कॉस अल्फा 2 और इसके परपेंडिकुलर में ये कौन सा हो गया, बी साइन अल्फा 2। ठीक है, आपको ये मालूम है कि जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शंस पे एक्सेलरेशंस के अमाउंट जीरो होगा समेशंस, तो बचा कौन सा हमारे पास, ये b cos अल्फा 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारे पास, a cos अल्फा 1 के इक्वल होगी। तो जो b की वैल्यू हो गई वो हमारे पास किसके इक्वल हो गई, a cos अल्फा 1 अपॉन कौन सा, cos अल्फा 2 हो गया। ठीक है, ये ऑफ फॉर्मेट हो गया, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी हो गई, a cos अल्फा 1 अपॉन cos अल्फा 2 हो गया। ठीक, एक फॉर्मेट ऑफ ये हो गया 12th का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 50 केजी, कितना केजी, 50 केजी होमोजीनियस स्मूथ स्फीयर रेस्ट द 30 डिग्री इंक्लाइन ए and bear against the smooth vertical wall B, calculate the contact force at A and B। तो ये काउंट करना चाहता है कि A और B पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फोर्सेस कितना लगेगा या नॉर्मल ऑफ फोर्सेस कितना होगा। तो आपको मालूम है कि जो नॉर्मल ऑफ फोर्सेस होता है वो ऑलवेज भी अपने सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ऑफ फोर्सेस होगा वो यहाँ से निकलेगा इस सरफेस के, इसके परपेंडिकुलर, और इसके भी ये जिस पॉइंट पे ये सरफेस को टच कर रहा है वो वहां पर के कैसा, परपेंडिकुलर, और बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। तो ये इस तरह से पास करता हुआ चला जाएगा और ये वाला ऑफ पोर्शंस भी सिमिलर ऑफ यहाँ से ऐसा लगेगा और ये इस तरह से इसे क्रॉस करते हुए क्या कर जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी का है और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ किसका है, ए का है। और तो और एक चीज आपको पता है कि ये वेट ऑफ मेरे पास इस वाले का 50 केजी का जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है इसका एक वेट होगा जो इसके सेंटर से ऑलवेज भी टूवर्ड्स ऑफ अर्थ के सेंटर पे अप्लाई हो रहा होगा, जिसकी वैल्यू ऑफ कितनी होगी, mg होगी। ठीक है, ये mg ऑफ हमेशा इस तरह से अप्लाई कर रहा होगा। अब आपको मालूम है कि अगर ये 30 डिग्री है तो मैं इस वाले फोर्स को अगर इस वाले को पीछे लेके आया तो ये 90 डिग्री का सरफेस से ऑलवेज भी एंगल बचाएगा बनाएगा। तो अगर ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से इसके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक होगा एन ए साइन 60 डिग्री और एक इस डायरेक्शन में होगा एन ए कॉस 60 डिग्री। तो आपको वो पूछा है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी। तो आप अगर ये देखिए कि समेशन ऑफ, अब इक्विलिब्रियम में तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यू 0 होगी
और सिमिलर ऑफ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी है तो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफ फोर्सेस का समेशन कितना होगा 0 होगा। अब वो जिस डायरेक्शन मूव कर रही है सिर्फ उसी डायरेक्शन में मेरे पास उसका एक्सेलरेशन मिलेगा अगर मूव कर रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा है, इस नॉर्मल का वर्टिकल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आया है एन ए साइन 60 इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसा है मेरे पास माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एन ए साइन 60 की वैल्यू के इक्वल आपके पास कौन सा आ गया mg, मास की वैल्यू 50 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास 10 है। कंसीडर ही करना है क्योंकि वो सभी 0 0 में, नहीं तो 9.8 कंसीडर कर रहे होते। और एन ए साइन 60 को सेकंड साइड लेके आइए तो ये कितना हो गया आपके पास साइन 60 हो गया। और साइन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू होती है 50 इंटू 10 कितना हो गया 100 और साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 होता है जो कि होता है 1000 बाय ऑफ रूट 3 होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास नॉर्मल रिएक्शन ए का ये तीन ऑप्शंस पे ऑफ मैच कर रहे हैं 1000 बाय ऑफ रूट 3। ठीक है, तीन ऑप्शंस में मैच कर रहे हैं। पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें एनबी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और एनए की वैल्यू 500 अपॉन रूट 3 दिया तो अपने पास तो एनए की वैल्यू ऑफ 1000 बाय रूट 3 आया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से देखिए तो आपके पास कौन सा है एन बी माइनस ऑफ एन ए कॉस 60 इज इक्वल टू 0। जहां से आपको ये समझ में आया कि एन बी इज इक्वल टू एन ए कॉस 60 के इक्वल होगा और आपने अभी जस्ट एन ए की वैल्यू फाइंड की है जो आपके पास कितना है 1000 बाय ऑफ रूट 3 और cos 60 की वैल्यू आपके पास होती है 1 बाय ऑफ 2, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये 500 हो गया। तो एनबी की जो वैल्यू है वो 500 बाय ऑफ कितना हो गया रूट 3 हो गया। तो आपके पास ये हुआ 1000 बाय रूट 3 और एनबी की वैल्यू है 500 बाय रूट 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है इसका बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इन द फॉलोइंग केसेस। वो ये बोल रहा है कि मेरे पास वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी है। तो आप एक चीज हमेशा ये जान लो कि वेइंग ऑफ मशीन जो आपके पास होती है, वेइंग मशीन हमेशा और हमेशा आपका नॉर्मल रिएक्शंस फोर्सेस फाइंड करती है। तो अगर ये वेइंग मशीन है तो इस पे 2 kg का वेट रखा है तो सबसे पहले ऑफ आपके पास 2g ऑफ नीचे साइड लगेगा। अब ये हॉरिजॉन्टल से ऑफ ये वाले इंक्लाइंड सरफेस से ये 30 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है इसके परपेंडिकुलर से, तो दो कंपोनेंट निकल के आएगा 2g cos 30 डिग्री और एक कौन सा होगा 2g sin 30 डिग्री। अब इस वेट को मैनेज करेगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि सरफेस के कैसा होगा परपेंडिकुलर, और वेइंग मशीन यही नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करेगा। तो अगर आप यहां से देखो तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फोर्सेस किसके इक्वल है 2g cos 30 डिग्री के इक्वल है। जहां से 2 इंटू जी की वैल्यू कितना हो गया आपके पास 10 और cos 30 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई cos 30 इज इक्वल टू आपके पास होता है स्क्वायर रूट 3 बाई ओ 2 होता है। कितना होता है स्क्वायर रूट 3 बाई 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो मतलब ये वेइंग मशीन जो आपका वेट मेजरमेंट करेगी वो 10 रूट 3 होगा जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है ए है। इसका भी ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो वेइंग मशीन आपको हमेशा याद रखना है कि वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस को मेजर करती है। ठीक है, जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा वही वेइंग मशीन का ऑफ मेरे पास वैल्यू होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मेजर करती है। अगर ये बॉडी एक्सेलरेट हो रहा जाती है ऊपर की इस डायरेक्शन में तो और कुछ वैल्यू आती। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चंस ऑफ मेरे पास कि एक स्फेरिकल बॉल है। कौन सा है, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका मास ऑफ कितना है हमारे पास 5 kg रेस्टेड बिटवीन टू प्लेन विच मेक एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली।
with the horizontal, the system is in equilibrium. Find the normal force exerted on the ball by each of plane. The plane are smooth. वो ये बोल रहा है कि इस तरह से 30 डिग्री और 45 डिग्री के दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में एक बॉल ऐसे फिक्स हो गई है। तो मुझे ये बताना है कि एक्चुअल में ये बॉल पे कितना ऑफ अमाउंट का दोनों ऑफ सरफेस मेरे पास इस पे क्या लगा रहे होंगे, नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं इसे फर्स्ट सरफेस कंसीडर कर लेता हूं और इसे कौन सा सरफेस कंसीडर कर लेता हूं, सेकेंड सरफेस कंसीडर कर लेता हूं। तो मैं ये कंसीडर किया कि इसके सेंटर से सबसे पहले, सेंटर से पहले बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ से एक फोर्स ऑफ अप्लाई हो रहा होगा, या इस चीज को मैं थोड़ा दूसरे बड़े डायग्राम में बना देता हूँ कि जैसे आपके पास ये ऑफ इंक्लाइंड सरफेस हुआ इस तरह से, एक ये सरफेस हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, और ये इस तरह से है। ये सरफेस ऑफ आपके पास कितना हो गया, 45 डिग्री का एंगल, और ये कौन से डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऑफ जो चीज पता है, आपको ये मालूम है ये सरफेस इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फोर्सेस अप्लाई करेगा, वो भी कैसा, इस दोनों के टच ऑफ पॉइंट के जस्ट ऑफ नॉर्मल की डायरेक्शन। तो नॉर्मल यही होगा। तो उस वाली केसेस में आपको ये मालूम है कि यहाँ से अगर एक आप परपेंडिकुलर ऑफ लाइन निकालिए ऐसे, ठीक है, इस तरह से, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो इस नॉर्मल को अगर आप आगे लेके जाओगे तो ये भी आपके पास कितना डिग्री दिखेगा, 30 डिग्री दिखेगा। तो इसके सेंटर से भी जो लाइन निकलेगी वो कितने डिग्री की होगी, 30 डिग्री की होगी। सारी कैलकुलेशन हम सेंटर से करेंगे, ठीक है। सिमिलर ऑफ फॉर्मेट में अगर मैं इसकी बात करूं इस एंड से, तो इस एंड से ब्लू वाले एंड से मैं देखता हूं कि जहां पर से ये सरफेस को टच कर रहा है, एक्चुअल में थोड़ा सा ये लाइन गड़बड़ हो गई है, बस हो गया और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बस हो गया, बाकी उसमें बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है। ये वाली लाइन, ये सॉरी, ये लाइन थोड़ा अपने पॉइंट से बाहर चली गई, ठीक है। मैं इसे थोड़ा इसके स्मूथ ऑफ सरफेस पे लेके आता हूँ, लगभग लगभग कुछ इस तरह से जा रही होगी, ये इस तरह से। तो ये 30 डिग्री हो, एंगल पे कोई चेंजेस नहीं है, वो मेरी लाइन ऑफ उतनी परफेक्ट नहीं बन पाई ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, बस इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कितने डिग्री हो गई, 30 डिग्री। तो ये भी सेंटर से कितने डिग्री पे होगा, 30 डिग्री से। अब सेकेंड वाले सरफेस को बनाता हूँ, ये यहाँ से मेरे पास एक लाइन ऑफ ड्रॉ कर रहा होगा कुछ इस तरह से, और इस तरह से सरफेस को छूते हुए चला जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये चीज है तो आपको ये मालूम है कि हॉरिजॉन्टल से ये सरफेस ऑफ कितने डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये कैसा है, परपेंडिकुलर, कैसा है, परपेंडिकुलर ऑफ है। तो आपको बस ये चीज देखना है कि ये यहाँ से कितने डिग्री के ऑफ एंगल पे प्रेजेंट होगा। तो अगर आपको यहाँ से ये कितने डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होगा ये चीज देखना है, या फिर यहाँ पर से देख लीजिए, ये डायग्राम थोड़ा ज्यादा ही बेकार हो जा रहा है, मैं इसे फिर से ऑफ एलिमिनेट करके फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, दो अलग अलग ऑफ फॉर्मेट में बना देता हूँ। देखिए, बस सबसे पहले ऑफ अलग अलग फॉर्मेट में बनाता हूँ कि जहां पर से आपको इजीली ऑफ समझ में आए। सिर्फ सबसे पहले मैं सिर्फ एक सरफेस से बनाता हूँ, ठीक है, इस वाले सरफेस से 30 डिग्री से जो ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर के लिए बनाता हूँ, इस वाले पॉइंट से, इस वाले से ऐसे लगेगा। तो आपको ये मालूम है कि ये सरफेस ऑफ इस तरह से गया है, तो ये अपने परपेंडिकुलर से ये 30 डिग्री ऑफ एंगल ड्रॉ करेगा। तो यहाँ से ये दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो इसके सेंटर से भी ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। एकदम सिमिलर ऑफ ऊपर वाले डायरेक्शन से अगर मैं लूं तो वो कुछ इस तरह से मुझे दिखेगा, ये इस तरह से, ठीक है। अगर इस वाले पॉइंट से देखिए तो ये नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ इसी डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये 45 डिग्री होगा। इस तरह से अगर आगे ऑफ लेके आए तो आप आगे देखने की कोशिश करिए कि यहाँ से एक लाइन ऑफ इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। तो आपके पास ये चीज बस क्वेश्चंस पे पूछने की है कि ये ऑफ एंगल कितना होगा, ठीक है। तो आप जानते हो ये एक परपेंडिकुलर होगा, ये 45 डिग्री। अगर इस वाले ऑफ एंगल की मैं बात करूं, ये जो राइट एंगल बना है ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा।
तो अगर ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कि इसे कैसे टू पार्ट्स में डिवाइड ऑफ कर रहा हो, सेंटर से निकल रहा हो, तो ये राइट एंगल अगर यहाँ पे हुआ, ये 45 डिग्री ही एंगल रहेगा, तो रिमेनिंग भी कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा। लोगों को ये देखने में प्रॉब्लम होती, बस इसलिए मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद अब मैं कहूं कि मेरे पास एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ इस तरह से आ रहा होगा, ये N2 होगा। एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ मेरे पास इस तरह से जा रहा होगा, ये N1 होगा। तो एक वेट ऑफ कौन सा अप्लाई हो रहा होगा, mg डाउन साइड ऑफ हो रहा होगा। अब ये अलग अलग एंगल्स पे प्रेजेंट होंगे, तो लीजिए आपको यहीं पर मैं एंगल दिखा देता हूं। आप देख चुके हो कि ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये ऑफ मेरे पास कितने डिग्री का है, यहाँ से ये 45 डिग्री का है। बस ये बात ऑफ हो गई आपकी, ठीक। अब मैं इसे एलिमिनेट करता हूँ, मैं जो चीज दिखाना चाहता था इनका काम खत्म हो चुका है। आप आराम से इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहां से इसके दो कंपोनेंट दिखेंगे, N1 के दो कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे। एक इस डायरेक्शन में होगा N1 साइन 30 डिग्री, और एक इसके परपेंडिकुलर में है मेरे पास N1 cos 30 डिग्री। उसी तरह से N2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा N2 साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर में एंगल की डायरेक्शन से, और एक इस डायरेक्शन में होगा N2 cos 45 डिग्री, ठीक है। इस तरह से होगा। अब आपको ये मालूम है ये इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल ऑफ फोर्सेस का समेशन कितना होगा, 0 होगा। तो आप जैसे ही लिखोगे सभी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में ये मैं दिखा चुका हूँ, तो जो इस साइड के फोर्सेस है इसको निगेटिव और इस साइड वाले को फोर्स पॉजिटिव लोगे, फिर इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ N2 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू N1 साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी होगी, ये चीज मुझे जानने की जरूरत है, ठीक है, कि N2 साइन 45 और N1 साइन 35 की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, 30 की वैल्यू। तो अगर मैं ये कहूं तो N2 साइन 45 की वैल्यू होगी कितनी, 1 बाय ऑफ रूट 2, और N1 तो N1 ही रहेगा, लेकिन साइन 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1 बाय 2 हो गई। सिमिलर ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखिए तो ये N1 cos 30 अप साइड के फोर्सेस को एक साइड लिख दिया, और डाउन साइड के फोर्सेस को एक साइड लिख रहा हूं, ये mg हुआ, प्लस ऑफ अगला कौन सा हो गया, N2 cos 45 डिग्री हो गया, ठीक। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। N1 cos 30 की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आई, सॉरी, cos 30 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, स्क्वायर रूट 3 बाई ऑफ कितना होता है, 2, इज इक्वल टू आपके पास ये कितना हुआ, mg प्लस ऑफ N2 cos 45 की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, 1 बाय रूट 2 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां से N2 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी, N1 इंटू रूट 2 बाई ऑफ 2 आएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू ऑफ मुझे पुट करने की जरूरत है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ पुट करता हूँ, N2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मुझे कितना हुआ, N1 स्क्वायर रूट 3 बाई ऑफ 2 इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी है 5, और g की वैल्यू ऑफ 10 है, प्लस N2 की वैल्यू कितना मेरे पास N1 इंटू ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया आपके पास स्क्वायर रूट 2 हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 से ये 2 वाले में जब कैंसिल आएगा तो एक स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा, ठीक है। N1 बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 बाय ऑफ कितना हुआ स्क्वायर रूट 2। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि ये फॉर्मेट सेकेंड साइड आएगा, तो N1 को अगर मैं कॉमन लूं तो स्क्वायर रूट 3 बाई ऑफ 2 माइनस ऑफ ये कितना हुआ 1 बाय ऑफ 2 इज इक्वल टू 50 हो गया। तो यहां से वैल्यू ऑफ आई आपके पास स्क्वायर रूट 3 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। यही चीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज ऑफ होनी चाहिए तो बस इसके बाद वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं कि ये वैल्यू होगी कितनी एक्चुअल में। तो मैं इसे नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं। तो N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 50। तो N1 की जो वैल्यू आई है एक्चुअल में कितना हो गया 100,
बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, तो अगर मैं कहूँ तो 100 ऑफ मेरे पास तो 100 ही, बट स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1 पॉइंट ऑफ कितना आएगा, लगभग 1.76 के आसपास आएगा, या 71 के आसपास। माइनस ऑफ कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया। कितना हो गया आपके पास, माइनस ऑफ 1 हो गया। तो ये n1 की अगर वैल्यू को बात करें तो 100 बाय ऑफ 0.76 के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास सिक्वेलेट ऑफ मुझे मालूम है, आप कैलकुलेटर लेके इसे सॉल्व कर लीजिए, 136.6 न्यूटन के आसपास आए। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है, कौन सी वैल्यू है, अगर यहाँ पर वो वैल्यू की बात करूँ तो ये n1 की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी है, 100 है, और ये कौन सा 0.76 है। तो ये वैल्यू ऑफ मेरे पास डिनोमिनेटर इसका 1 से लेस देन है, मतलब न्यूमरेटर ऑफ मोर देन ऑफ 1 आएगा। अब उसी तरह से एक रिलेशन है मेरे पास, यहाँ पर क्या रिलेशन है मेरे पास, n2 इज इक्वल टू मेरे पास किसके इक्वल है, n2 इज इक्वल टू n1 बाय ऑफ रूट 2 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो n2 इज इक्वल टू एक्चुअल में कितना है, n1 बाय ऑफ रूट 2 है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, n1 की वैल्यू ऑफ मेरे पास जो भी आई है, कितनी आई है, 100 बाय ऑफ रूट 3 बाय कितना है मेरे पास, 0.76 इंटू 1 बाय ऑफ रूट 2 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको 96 पॉइंट ऑफ कौन सा, 59 के आसपास मिलेगा। देखो रूट 2 की वैल्यू को आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 1.41, और ये कितना हो गया, 0.76, ठीक है। तो यहाँ n2 की जो वैल्यू है वो 96.59 के आसपास आएगा, और n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 136.6 न्यूटन के पास हो गई, ठीक है। तो n2 हम किसे कंसीडर किए थे, 45 डिग्री वाले की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 45 डिग्री वाले की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितनी है, 96.59 न्यूटन है। और n1 हम किसे कंसीडर किए थे, 30 वाले को, ये 136.6 न्यूटन है। तो मैं मैच करता हूं यहाँ पर से ऑप्शन कौन सा मैच करेगा हमारे पास, तो n45 वाले के लिए 96.59 ये है, और इसमें भी है, लेकिन ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका। n30 डिग्री के लिए हम लोगों ने देखा है कि ये मेरे पास n1 की वैल्यू कितनी आई, 136.6 न्यूटन। तो एक ऑप्शन करेक्ट है, वो कौन सा है, ये वाला फॉर्मेट। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि n30 की वैल्यू इसमें 96.59, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन सही है, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। एक बार आप जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन द फिगर द टेंशन इन द डायगोनल स्ट्रिंग 60 न्यूटन। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि डायगोनल स्ट्रिंग जो है इस पे टेंशन जो आपके पास है वो पहले से क्वेश्चन पे गिवन है, इसके क्रॉस जो भी टेंशन मिलेगा वो कितने न्यूटन का होगा, 60 न्यूटन का। फिर है क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। ये चीज जो है, ये F3 जो लिखी हुई है एक्चुअल में यही ऑफ F2 से वो कंसीडर कर लिया है, इसे आप F3 वेक्टर लिख सकते हैं। दैट मस्ट बी अप्लाइड टू होल्ड द सिस्टम इन द पोजीशन शोन। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है, F1 वेक्टर और F3 वेक्टर का, जो कि अप्लाई करते हैं कैसा, सिस्टम को होल्ड करके रखें ऐसे वाले फॉर्मेट में। तो एक चीज आपको पता है यहाँ पर से कि टेंशन ऑफ फोर्सेस, अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं तो टेंशन ऑफ फोर्सेस यहाँ पर दिखेगा, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो यहाँ पे दिखेगा। आपको ये चीज मालूम है कि टेंशन ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज विद पुलिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसी तरह से अपर वाली स्ट्रिंग पे एक टेंशन आ रहा होगा, ये T1 होगा, और इस पे एक T2 होगा, और उसी तरह से इसके इंक्लाइन के कारण ये मेरे पास, सॉरी ये वाली लाइन पे T2। तो इसका मेरे पास टेंशन फोर्सेस नहीं है, सिर्फ इंक्लाइन जो बोला है, टेंशन इन द डायगोनल स्ट्रिंग की बात कर रहा है, वो सिर्फ इस इंक्लाइन स्ट्रिंग का टेंशन गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन पे एक फोर्स ऑफ F1 अप्लाई हुआ, अपर साइड वाले में टेंशन ऑफ T2 हुआ। हमेशा पुलिंग नेचर के वाली टेंशन को हम कंसीडर, किसी भी बॉडी पे टेंशन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज भी पुलिंग नेचर का होता है, ठीक। ये T1 हुआ। हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल क्वेश्चंस में कितना
कितना है ये मेरे पास गिवन है 45 डिग्री। तो मुझे पहले फॉर्मेट में ये क्या बोल रहा है F1 और F3 की वैल्यू बताना है। और सिमिलर ऑफ अगर इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ से पुलिंग ऑफ नेचर का डायरेक्शन ये रहेगा, F3 की वैल्यू ऑफ ये रहेगी, और दूसरे फॉर्मेट में ये कौन सा हुआ आपके पास, इसका वेट W हुआ। अब एक्चुअल में ये एंगल 45 डिग्री से एक राइट एंगल ट्रायंगल से बचा हुआ भी कितना होगा 45 डिग्री। ये वर्टिकल से कितने डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है 45 डिग्री। अब यहाँ पर से इस T1 के दो कंपोनेंट आपके पास बनेंगे, एक T1 cos 45 डिग्री, एक हुआ T1 cos 45 डिग्री, और दूसरा हुआ T1 sin 45 डिग्री। एकदम सिमिलर इसमें बात की जाए, इसमें मेरे पास कितना होगा T1 इस डायरेक्शन में cos 45, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में T1 sin 45। तो अब आप एक चीज ये देखिए कि मेरे पास ये इक्विलिब्रियम में है, तो T2 की जो वैल्यू होगी वो T1 sin 45 के इक्वल होगी, और F1 की जो वैल्यू है T1 cos 45 की वैल्यू के इक्वल होगी। F1 इज इक्वल टू T1 इनटू कितना हो गया आपके पास cos 45, और टेंशन की वैल्यू पहले वाले स्ट्रिंग की गिवन है 60, cos 45 की वैल्यू ऑफ 1/√2, मतलब आपके पास जो वैल्यू आई वो 60 बाई ऑफ कितना हो गया √2। एकदम सिमिलर हो, आप अगर यहाँ पर भी कंपैरिजन करके देखिए तो F3 की वैल्यू T1 इनटू sin 45 डिग्री आएगा, जहाँ पे T1 की वैल्यू अभी भी 60 डिग्री और sin 45 की वैल्यू 1/√2 है, मतलब 60 बाई ऑफ √2 होगा। तो मतलब ये चीज आपको समझ में है कि F1 और F2 की वैल्यू आपके पास कैसी है इक्वल होगी, तो वो वैल्यू ऑफ कितनी है 60 बाई ऑफ √2। ठीक, अब क्वेश्चन की इसी फॉर्मेट से अगर मैं ये वेट की वैल्यू अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा होता तब आप कैसे कैलकुलेट करते हो। वेट की वैल्यू आपके पास होती W इज इक्वल टू T1 इनटू cos 45 डिग्री, T1 इनटू cos 45 डिग्री। ठीक, वेट की वैल्यू तो आपके पास T1 की वैल्यू कितनी है 60 है, और cos 45 की वैल्यू आपके पास मालूम है कि cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये मेरे पास कितना हो गया 60/√2। आपको एक चीज और समझने की जरूरत है, आप हमेशा कंपोनेंट उसका फाइंड करते हैं जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से किसी एंगल पे प्रेजेंट होता है। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के डायरेक्शन में होता है उसका कंपोनेंट इसलिए आप फाइंड नहीं करते। ये F1 ये T2 आप इसका नहीं फाइंड करे होंगे, आप F3 का नहीं फाइंड करेंगे, और आप W को नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास तीन चीजें, F1 की वैल्यू आ गई, F3 की वैल्यू आ गई, और वेट की वैल्यू आ गई। ये मल्टीपल मतलब कैसा कॉमन डाटा क्वेश्चन है। तो 60 नंबर के हिसाब से तो हमारे पास 60/√2 हो गया F1 और F3 की वैल्यू। अगर इसी तरह से सेकंड और 70 वाले क्वेश्चन पे क्या बोला है, इन द एबव क्वेश्चन व्हाट इज द वेट ऑफ द सस्पेंडेड ब्लॉक। अच्छा, इसमें वेट भी पूछ लिया, तो अभी तो आप कैलकुलेट किए हो कि वेट की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी होगी 60/√2। ये W की वैल्यू पूछा है, सस्पेंडेड ब्लॉक का वेट कितना है, तो 17 का भी कैलकुलेशन का आंसर इसी से आ गया। कॉमन डाटा में ये चीज सही होती है कि अगर कोई एक डाटा आप कैलकुलेट कर लिए हो तो उससे रिलेटेड बढ़ते हुए दोनों पोर्शन को लगभग करेक्ट होने के 99% चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अक्सर ये चीजों में हमेशा ही करेक्ट होता है कि अगर मान के चलिए पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया तो दूसरा करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जितनी ज्यादा गलती पहले वाले की होती है उतनी ज्यादा गलती दूसरे वाले की होती है, क्योंकि पहले ही वाले से लिंक करता हुआ दूसरा वाला फॉर्मेट बनता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, a mass capital M is suspended by a rope from a rigid support at A as shown in figure. Another rope is tied at the end B and is pulled horizontally with a force F। एक सेकंड, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया, प्रिंटिंग के टाइम पे जब टाइप हो रहा होगा तो कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो उस बेस पे था। तो इसमें कैसा है मैं इसमें देख लेता हूँ, लिखा हुआ another rope at the end B and it is pulled horizontally with F if the rope AB make an angle theta with the vertical equilibrium then tension in the string AB is। तो वो क्वेश्चन पे क्या चाह रहा है, एक में AB ऑफ स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन का अमाउंट कितना है, इस AB ऑफ स्ट्रिंग पे आपके पास टेंशन की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन से ये चाह रहा है। एक छोटा सा फॉर्मेट ही है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है।
तो अगर आपको ये फाइंड करना हुआ कि एडी ऑफ स्ट्रिंग में टेंशन ऑफ कितना है, तो आप सिंपल सा फॉर्मेट, वो भी फोर्स के फॉर्मेट में चाहिए। किसके फॉर्मेट में चाहिए? फोर्स के फॉर्मेट में चाहिए। तो आपके पास ये आप देखो कि ये टेंशन ऑफ टी होगा। यहाँ पर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो हमेशा टेंशन ऑफ फोर्सेस से यहाँ से कैसा होना चाहिए? पुलिंग ऑफ नेचर का। और अगर इस पॉइंट से देख रहे होगे तो ये टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी। अगर ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, तो यहाँ पर से भी अब जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो भी यहाँ से कितना एंगल ड्रॉ करेगा? थीटा। तो आप ये देखिए फोर्स एफ हुआ और ये मेरे पास टी हुआ और इससे मेकिंग ऑफ एंगल ये कितना हुआ आपके पास? थीटा। नीचे साइड ऑफ मास कितना हो गया आपके पास? कैपिटल एम हुआ। इस टी के दो कंपोनेंट आपके पास बनेंगे, एक कौन सा हो जाएगा? टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा? टी साइन थीटा। ठीक है, तो बस बात खत्म हो गई। आपके पास यहीं से ये बोला है कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, वो फोर्स के फॉर्मेट में। तो आप तो ये इजीली से बता सकते हो कि F इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में है, तो मेरे पास इक्विलिब्रियम में समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और अगर आप इसे लिखते भी हो तो आप ये देखो, इस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव, t sin थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 है तो मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो फोर्स इज इक्वल टू t इनटू sin थीटा। तो मैं हर बार अब यूज करूंगा, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो डायरेक्टली एक साइड की इक्वेशन को एक साइड और दूसरे वाले को दूसरे साइड लिख दूंगा। F इज इक्वल टू ये कितना हो गया? t sin थीटा, जहां से टेंशन की वैल्यू आपके पास आ गई F बाई ओ साइन थीटा। कितना हो गया टेंशन की वैल्यू? F बाई साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास हो गया, 18 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर पे क्या है? ठीक, 19 नंबर में क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ मेरे पास कौन सा है? ए बी है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक ए है और एक बी है। दो ऑब्जेक्ट को वो कंसीडरेशन ऑफ किया है। ईच ऑफ मास स्मॉल m आर कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल कोड। ठीक है, इसके थ्रू ऑफ ये मेरे पास कैसा लाइट इन एक्सटेंसिबल कोड के थ्रू कनेक्टेड है। दे आर कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन ए फ्रिक्शनलेस रिंग। ठीक है, ये मूव करने के लिए फ्री है फ्रिक्शनलेस ऑफ रिंग में, इन अ वर्टिकल प्लेन एज शोन इन फिगर। The object are released from rest at the position shown. यहाँ से जस्ट छोड़ दिया गया। The tension in the cord just after releasing will be। तो मेरे पास ये चीज मालूम है, चाहे जो भी हो जाए, आपको रॉड के अलोंग ऑफ ये जो रॉड है आपके पास, इसके अलोंग टेंशन ऑफ फोर्सेस, ये जो भी फोर्स है वो ऑलवेज भी कैसा होगा? मेरे पास सेम होगा। तो अगर आपको ये चीज है तो आप एक और बात देखने चलिए कि अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक सरकमफेरेंस से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होती है। सिमिलर ऑफ ये भी रेडियस के इक्वल होगा, मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी किसके इक्वल? 45 डिग्री के इक्वल। आपके पास क्वेश्चन पे ये गिवन, आप किसी भी एक फॉर्मेट को कंसीडर कर लीजिए। ये टेंशन हुआ और ये कौन सा हुआ आपके पास? mg। ये एंगल ऑफ आपके पास 45 डिग्री हो गया, तो इसके दो कंपोनेंट आपके पास आएंगे। एक mg ये परपेंडिकुलर होगा, ये sin 45। कुछ लोग इसको बोल रहे होंगे कि ये cos होगा, तो उसमें एंगल ये कंसीडरेशन होता है। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास इस डायरेक्शन में कौन सा हो गया? mg cos 45। तो आपको मालूम है कि जो टेंशन की वैल्यू होगी, क्योंकि रॉड के अलोंग ऑफ फोर्सेस कैसा होगा? सेम होगा। ये mg cos 45 के इक्वल होगा, जहां पर मेरे पास cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 बाई ऑफ रूट 2 होती है। तो टेंशन की वैल्यू हो गई mg बाई ऑफ रूट 2, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? थ्री ब्लॉक A, B and C are suspended as shown in figure. Mass of each block A and C is m। मेरे पास तीन ब्लॉक्स हैं जो एक जिस तरह से सस्पेंडेड हैं, जिसमें से ईच ब्लॉक का A का और C का मास ऑफ कैसा मेरे पास m है। इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। If system is equilibrium and mass of B is capital M, then तो मुझे ये बोल रहा है ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में ऑफ है, तब की केसेस में मुझे ये बताना है बी का जो मास है वो ये स्मॉल m के साथ कैसे रिलेट करता है। इस फॉर्मेट में से
गिवन है आपके पास, तो आपको सबसे पहले ये चीज मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर से आपको ये mg के कारण ये मेरे पास आपके पास इस वाले में स्मॉल mg डाउन साइड ऑफ लगेगा, ठीक है। उसी सिमिलरिटीज ऑफ में अगर इसमें भी आप देखिए तो ये स्मॉल mg ऑफ किस साइड फोर्स आएगा, डाउन साइड, जिसके कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन ऑफ T यहाँ पर आएगा और सिमिलर ऑफ टेंशन ऑफ फोर्सेस यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर भी टेंशन ऑफ फोर्सेस आएगा, ये टी और ये टी, इस वाली पूरी के अलोंग आप इस डायरेक्शन में देखेंगे और इस वाले पॉइंट के अलोंग इस साइड देखेंगे। अभी मैं ये एजम्पशन कर लेता हूँ कि वर्टिकल से मेकिंग ऑफ एंगल कितने पे प्रेजेंट है, थीटा पे, किस पे है, थीटा पे है। अब अगर आपको कभी भी कोई स्ट्रिंग या पुली दिखती है तो उसके दो पॉइंट का टेंशन टी है, तो इससे ऑफ जो सेकेंड ऑफ पोर्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2t होगी। कितनी होगी आपके पास, 2t होगी। एक सेकंड में एरो की डायरेक्शन गलत नहीं किया। अगर ये वाले फॉर्मेट में ये t इधर है और ये t इधर है, तो अगर इसके इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो ये 2t की वैल्यू के इक्वल होगा। अब कई लोग क्या करते हैं इसको वेलोसिटी वाले फॉर्मेट में, वेलोसिटी में अगर ये भी है ये भी है तो ये भी होता है, वेलोसिटी में ये दोनों वेलोसिटी के एडिशन का हाफ की वैल्यू इसकी इक्वल इसमें जाता है, और बट फोर्स की वैल्यू इस कंडीशन पे जितना इसमें और इसमें फोर्स है वो दोनों के समेशन के इक्वल जाता है। तो यहाँ से मैं ये समझता हूँ कि मैं ये चीज आपको समझाने में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं अगले वाले फॉर्मेट की बात करूँ तो अगर मैं इसमें से देखूं तो यहाँ पर से मेरे पास, अब देखिए ये कितना आपके पास कैपिटल ऑफ एम है, तो अगर ये वाले फॉर्मेट ऑफ से आप इस वाले में देखिए तो ये आपके पास कितना आया होगा, आप ये नोटिस करिए ये कैपिटल ऑफ एम जी आया होगा। अब अगर यहाँ पे ये टेंशन ऑफ टी था इस स्ट्रिंग के इस पोजीशन में टी है, टेंशन हमेशा पुलिंग ऑफ नेचर का होता है और ये भी टी है, तो गारंटी है कि अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना स्टार्ट करूं तो ये मेरे पास कौन सा दिखाएगा, 2t दिखाएगा, और सिंगल ऑफ इस पे भी कौन सा दिखाएगा, 2t ऑफ को शो करेगा। ये मेकिंग ऑफ एंगल थीटा इससे भी है, मेकिंग ऑफ एंगल थीटा इससे है। तो अगर मैं इस चीज को ऐसे कट करके देखूं तो मुझे ये दिखा यहाँ पर एफबीडी से कि 2t की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल है, 2t की वैल्यू ऑफ आपके पास कैपिटल mg के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा आपको दिख रहा होगा। यही चीज आपकी गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पर से आपके पास ये चीज गड़बड़ हो चुकी है। इस वाली केसेस में अभी जब मैं पुली बनाया था तो उसमें जो था ये एंगल जो वैल्यूएशन है हमारे पास ये एक्चुअल में स्ट्रेट था ऐसा, लेकिन यहाँ पे ये जो टेंशंस हैं ये वर्टिकल से किसी अलग अलग ऑफ एंगल पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अब जो वैल्यूएशन आएगी वो 2t नहीं होगी, एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन पे आपको टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये होगा t cos थीटा और सिमिलर इसका भी होगा t cos थीटा। तो आप ये समझो कि कैपिटल mg की वैल्यू 2t cos थीटा के कैसा होगा, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 2t cos थीटा के इक्वल होगा। अब बात यहाँ पर से करते हैं, इस एफबीडी से अगर मैं चलूं तो इस एफबीडी से या फिर इस एफबीडी से देखूं सिंगल ऑफ टेंशन इधर भी आ रहा हो, ठीक है। तो अगर इससे मैं देखा तो टेंशन की वैल्यू स्मॉल mg के इक्वल है, तो मैं इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करूं तो ये कैपिटल mg इज इक्वल टू 2 t की वैल्यू मेरे पास कितना है, स्मॉल mg डॉट ऑफ कौन सा है, cos थीटा है। तो कैपिटल mg की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 mg cos थीटा के इक्वल है। अब आप देखो चाहे कितना भी ये ऑफ इस वाले फॉर्मेट से स्ट्रिंग जाए तो मैक्सिमम थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, सबसे मिनिमम थीटा की वैल्यू, सॉरी सबसे मिनिमम थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, और थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो आपको ये चीज एकदम गारंटी होगी कि थीटा की वैल्यू जब 0 होती है तब के केसेस में cos थीटा आपके पास कितना मिलता है, 1 मिलता है, जो कि कैसा है, मैक्सिमम है। मतलब इसके बाद की चाहे जो भी कंडीशंस हो mg की वैल्यू ऑलवेज भी 2mg से कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। आप देखो आप 2mg में किसी एक दूसरी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तब वो mg के कैसा हो रहा है, इक्वल पहुंचा। और यहाँ पे आप ये चीज समझो कि ये अमाउंट ऑफ
cos थीटा जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो किसी बड़ी डिजिट में आप छोटी डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब वो किसी दूसरे डिजिट के इक्वल है। तो मतलब एक डिजिट में छोटी डिजिट को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट ऑफ आता है वो ऑफ अमाउंट ऑफ कैसा है मेरे पास, वो अमाउंट ऑफ स्मॉल आता है। तो अगर मैं यहाँ से g और g को कैंसिल भी कर दिया तो मुझे ये समझ में आया कि कैपिटल M इज इक्वल टू 2m इनटू cos थीटा। मतलब 2m में जो मैं किसी स्मॉल डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट ऑफ स्मॉल आया तो ये वैल्यू के इक्वल होगा। मतलब ये चीज आपको समझने की वैल्यू है हमेशा कि कैपिटल M की वैल्यू अगर मैं थीटा की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूं तो ये हमेशा इससे कैसा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो कैपिटल M इज लेस देन ऑफ 2m, हेंस ऑप्शन नंबर ऑफ डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अगले फॉर्मेट में हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनएलएम काफी इजी चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता और काफी इजी होता है, बड़े मजे के साथ सॉल्व होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो पे आगे सॉल्यूशन देखेंगे।